तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने एक अहम बयान में उमरा राजा कंपनी की सिताइश करते हुए कहा है कि यह मकामी सलाहियतों से आरास्ता एक बेहतरीन आलमी मेयार का इदारा है जिसका मुल्क की सनती तरक्की में बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने इस बात पर गहरे फ़ख्र का इजहार किया कि इस मुक़्तदिर आलमी कंपनी ने तेलंगाना के ज़िला महबूब नगर में अपना जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम किया है, जिससे खिते की माशी खुशहाली की राहें हमवार हो रही है। वज़ीर आला ने आलमी सतह पर चीन जैसी बड़ी सनती ताकतों का मुकाबला करने के लिए इस इदारे की सलाहियतों को सराहा और यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत कंपनी के तमाम तौसीई मंसूबों में अपना मुकम्मल और गैर मशरूत ताउन जारी रखेगी। उन्होंने कंपनी के मुलाजमीन के ढांचे पर रोशनी डालते हुए ख़ास तौर पर बताया कि इस कारखाने में काम करने वाले 700 मुलाजमीन में से 400 से ज़ायद सिर्फ ख़वातीन हैं, जो कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की एक बेहतरीन और रोशन मिसाल है। रेवंत रेड्डी ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि मुल्क को फ़िज़ाई आलूदगी से पाक करने और पायदार तरक्की के मकासद को हासिल करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी और उनके इस्तेमाल को हर सतह पर भरपूर फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। बिलाशुबा वज़ीर आला के इस हौसला अफजा बयान और हुकूमत की कारोबारी दोस्त पॉलिसियों ने रियासत में काम करने वाले मुल्की और बैन अल-अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद को मज़ीद पुख्ता कर दिया है। तोने पोटी पड़े संस्थ ఈ సంస్థ ఒక గ్లోబల్ సంస్థ, గ్లోబల్ అండ్ లోకల్ టాలెంట్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు కాంపీట్ విత్ గ్లోబల్. ఈరోజు అమర్ రాజ్య సంస్థతో పోటీ పడే సంస్థ దేశంలో ఏదీ లేదు. అమర్ రాజ్య సంస్థ ఈరోజు చైనాతో, Japan and Germany, some of the issues with South Korea, ఇలాంటి దేశాలనే ఆదర్శంగా తీసుకొని పర్టికులర్ చైనా ఈవీ వెహికల్స్కి సంబంధించిన బ్యాటరీ కానీ, రేర్ మినరల్స్ కానీ, ఉత్పత్తి చేసే విధానం కానీ, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని చైనా దేశం వడిసి పట్టుకోవడం వల్ల ఈరోజు చైనా ప్రపంచం మీదనే ఆధిపత్యాన్ని సాధించింది. ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎంత అభివృద్ధి చెందిన దేశమైనా ఈవీ బ్యాటరీ కావాలన్నా, ఈవీ వెహికల్ కావాలన్నా, ఈవీ రిలేటెడ్ ఎనీ ప్రోడక్ట్, ఇఫ్ దే వాంటెడ్ టు పర్చేస్ దే హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ చైనా. నౌ చైనా ఈజ్ లీడర్ ఆఫ్ ఇన్ ఈవీ ప్రోడక్ట్స్. అలాంటి దేశం నుంచే స్ఫూర్తి పొంది ఆయా దేశాలతో పోటీ పడడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న అమరాజా యాజమాన్యాన్ని మనందరం సంపూర్ణంగా సమర్థించాల్సిన బాధ్యత ఈరోజు మనందరి మీద ఉన్నది. अल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सरबराह और कुन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद अल दीन ओवैसी ने इंतहा पसंदी की तारीफ पर गहरे सवालात उठाते हुए इसकी मुरव्वजा पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने अपने एक हालिया बयान में वाज़े किया कि जो लोग रोज़ाना बाकायदगी से नमाज अदा करते हैं या मस्जिदों में कसरत से जाते हैं, उन्हें किसी भी सूरत में इंतहा पसंद या बुनियाद परस्त करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने मौजूदा हुकूमती और इंतज़ामी इक़दामात की इफ़ादियत पर उंगली उठाते हुए सवाल किया कि असल इंतहा पसंदी आखिर क्या है और कौन इसे हुआ दे रहा है। ओवैसी ने सख्त लफ्ज़ों में ये इस्तिफ़सार किया कि क्या तारीख़ी मसाजिद को मिसमार करना और मजहबी मकामात को नुकसान पहुँचाना इंतहा पसंदी के ज़ुमरे में नहीं आता, और क्या ऐसी कार्रवाइयों से समाज में दूरी पैदा नहीं होती। उनका मानना है कि यकतरफ़ा पॉलिसियाँ और बयानात ज़मीनी हकीकत को नहीं बदल सकते, बल्कि उनसे अक़लियतों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मज़ीद गहरा और वसी होता जा रहा है। बिलाशुबा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर के इस बेबाकाना और असर अंगेज़ बयान ने मुल्की सतह पर इंतहा पसंदी, सेकुलरिज़म के तकाज़ों और अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर एक मरतबा फिर एक नई कौमी बहस को छेड़ दिया है। को बंद किया जा रहा है। रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या है? जो नमाजी है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, जो बुर्का पहनते, हिजाब पहनते, निकाब पहनते, जो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम बोलते, जो अल्हम्दुलिल्लाह बोलते, यरहमकुल्लाह बोलते, जो मस्जिदों में जाकर एहतिकाफ करते, वो रेडिकलाइज हो जा रहे हैं। ये हुकूमतें कह रही हैं। अरे दीन पे चलना रेडिकलाइजेशन कहाँ है?
रेडिकलाइज वो लोग हैं जो निकाब देखकर बच्चों को मारते हैं, रेडिकलाइज वो लोग हैं जो ट्रेन में दाढ़ी देखकर उनको पीटते हैं, मारते हैं, रेडिकलाइज वो लोग हैं जो मॉब लिंचिंग करते हैं। ये लोग रेडिकलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं कहा जाता, एक मखसूस फिरके को निशाना बनाने के लिए ताकि वो अपने दीन पर ना चल सके। याद रखो, तुम्हारी ये हरकतें, तुम्हारी ये तमाम पॉलिसियां कुछ काम नहीं करेंगी। मुसलमान रेडिकलाइज नहीं होता है, हां जो लोग होते हैं उनका ताल्लुक दीन से नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। मस्जिदें तोड़ना रेडिकलाइजेशन नहीं है, मस्जिदों को दूसरी इबादतगाह में तब्दील करना रेडिकलाइजेशन नहीं है। और एक अमन के रास्ते में, इंसाफ के रास्ते में अगर कोई ये कहेगा कि नहीं नहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब होगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? बताओ फिर हमको। एक अजीब और गरीब बात है। भारत राष्ट्र समिति के सरकर्दा रहनुमा RS परवीन कुमार ने रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि शाबाद में बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम के संगीन मुकदमे के मुलजिम राजकुमार को हुक्मरान जमात के वकील की वजह से बआसानी जमानत मिल गई है। उन्होंने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए ये तल्ख सवाल उठाया कि क्या मौजूदा हुकूमत के दौर में ख़वातीन और मासूम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देने वाला कोई हकीकी हमदर्द मौजूद है। परवीन कुमार ने इंकिशाफ किया कि इस इंतहाई हसास मुकदमे में सरकारी वकील की अहम जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के कानूनी शोबे के नायब सदर भिक्षापति गौर को सौंपी गई थी, जिसका सीधा फायदा मुजरिम को पहुंचा। उन्होंने हुकूमती तरजीहात पर तंज करते हुए कहा कि अगर सियासी रहनुमाओं को ही इंसाफ दिलाने वाले ओहदों पर बिठा दिया जाए तो फिर मुआशरे में मजलूम ख़वातीन की हिफाजत का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। अपोजिशन रहनुमा ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए मजीद कहा कि जब वो मुतासरा खानदान की दिलजुई करने और उन्हें दिलासा देने के लिए जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती रास्ते में ही रोककर हिरासत में ले लिया। उन्होंने पुलिस की इस जाबिराना कार्रवाई की खुले अल्फाज में मजम्मत करते हुए वाज़ेह किया कि इंतज़ामिया को अपनी ताकत का इस्तेमाल हमदर्दों को गिरफ्तार करने के बजाय इन ज़ालिम मुल्ज़िमान को सलाखों के पीछे डालने के लिए करना चाहिए था। నిజంగా అసలు ఆ మహిళలకు కాపాడుకునే నాదుడు ఉన్నాడా అని అనిపిస్తుంది నాకు. షాబాద్లో మే 16వ తారీఖు నాడు ఆ అమ్మాయి తల్లి పోయి కంప్లైంట్ చేస్తుందండి. అక్యూజ్డ్ ఎవడో చెప్తుంది, మొత్తం గ్రాఫికల్గా ఏమేమి చేసిందంతా చెప్తుంది. చెప్తే అసలు అతన్ని యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ తీసుకునేదాకా కూడా అతన్ని అరెస్ట్ చేయలేదండి. నేను ఆ యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ ఇచ్చిన జడ్జ్, కోర్టు సెషన్స్ జడ్జ్, పోక్సో కేసెస్ ఎల్బీ నగర్ జడ్జ్ వారు ఇచ్చిన ఆర్డర్ చూశాను, గౌరవ న్యాయమూర్తి ఇచ్చిన ఆర్డర్ చూసా. ఆ ఆర్డర్లో బ్రదర్ ఆఫ్ ద పిటిషనర్, బ్రదర్ ఆఫ్ ద రెస్పాండెంట్ అంటే ఈ అమ్మాయి, చనిపోయిన అమ్మాయి, బ్రదర్ ఆఫ్ ద రెస్పాండెంట్ అపోజ్ ద బెయిల్ అంటాడు. అసలు ఆ అమ్మాయికి బ్రదరే లేడండి, ఆ అమ్మాయికి అన్ననే లేడు. ఆ అమ్మాయికి ఒక్కతే చెల్లెలుంది, అక్క ఉంది, ఆ అమ్మాయికి అన్న లేడు. ఆ అన్న పోయి ఎట్లా బెయిల్ అపోజ్ చేస్తాడు? పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, పోక్సో రూల్స్ 2020 ప్రకారము ఎప్పుడైనా కూడా నిందితుడు నా బెయిల్కి అప్లై చేసుకుంటే బాధితురాలికి ఒక నోటీస్ రావాలి. బాధితురాల్ని మెజిస్ట్రేట్ గారు, జడ్జి గారు పిలిచే విధంగా పీపీ చర్యలు తీసుకోవాలి. ఒకసారి మ్యాటర్ కోర్టుకు పోయిందంటే అది పీపీ గేమ్. పోలీసు వెళ్ళినంత వరకే ఎస్ఐ గేమ్, కోర్టుకు పోయిందంటే పీపీ గేమ్. పీపీ ఏం చేయాల్సి ఉండే? చూడయ్యా సిఐ గారు, ఎస్ఐ గారు, మీ దగ్గర పోక్సో కేసు అయింది, ఆ నిందితుడు 55 రోజుల నుంచి దొరకడం లేదు, వాళ్ళ అడ్వకేట్ అంటున్నాడు ఈయన పాపం మిలాడ్షిప్ ఇతను అమాయకుడు అనగా కేసు పెట్టినరు అని అంటున్నారు. మీరేమంటారంటే పీపీ ఏమనాల్సి ఉండే? పీపీ ఏమనాల్సి ఉండే అంటే మిలాడ్షిప్. भारत राष्ट्र समिति के रहनुमा गौतम प्रसाद ने अपनी हरीफ जमातों और हुक्मरान रहनुमाओं पर सख्त ज़बानी हमला करते हुए सियासी अखलाकियात और तहजीब का तज़किरा किया है। उन्होंने अवामी इज्तिमा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर वो चाहें तो रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के रहनुमा अदनिकी दियाकर के खिलाफ इंतहाई नाज़ेबा, सख्त और तज़हीक आमेज़ अल्फाज का खुलकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
BRS रहनुमा ने वाजे किया कि उनके पास सियासी मुखालिफिन की नालायकियों और गैर जिम्मेदाराना रवैयों पर तंज करने के लिए हर तरह के सख्त अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन वो अपनी ज़बान को आलूदा नहीं करना चाहते। उन्होंने इसरार किया कि उनकी ज़ाती तरबियत, ख़ानदानी अक़दार और अजीमतर समाजी और सियासी सकाफ़त उन्हें ऐसी निचली सतह पर उतरकर बदज़ुबानी करने से सख्ती से रोकती है। उनका कहना था कि सियासत में इख्तिलाफात अपनी जगह जायज़ हैं, लेकिन शराफत, तहजीब और सलीक़े का दामन हाथ से छोड़ना किसी भी संजीदा सियासतदान को ज़ेब नहीं देता। बिलाशुबा BRS रहनुमा की इस तुंद और तेज़ मगर चाबुक दस्ताना तकरीर ने रियासत के सियासी हलकों में हलचल मचा दी है और अखलाकियात की इस नई बहस ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली है। మేం మాట్లాడలేమా బూతులు? అద్దంకి దయాకర్, మేం మాట్లాడలేమా బూతులు? లుచ్చా లఫంగా అని తిట్టగలుగుతాం, తిట్టాలనా? ఫాల్తుగా సబ్జెక్ట్ లేనోడా, ఏ ప్రాసి ఎరవా, చెప్రాసిగా అని అనగలుగుతామా? అనాలనా చెప్పు. మాకు ఇంగితం ఉంది, మా జ్ఞానం ఉంది. పనికి మాలిన సన్యాసి ఈ రాష్ట్రంలో పరిపాలన చేస్తున్నావు, నీకు ఎటువంటి బుద్ధి జ్ఞానం లేనోడా, పనికి మాలినోడా అని చెప్పేసి బ్రహ్మాండంగా మేము మాట్లాడగలుగుతాం, తిట్టగలుగుతాం, మాకు కూడా వచ్చు కొంత భాష. కానీ మాకు ఒక ఇంగితం ఉంది, ఇతరులను గౌరవించే సంస్కారం ఉంది. ఆ సంస్కారం ఉంది కాబట్టే మా నాయకులు రేవంత్ రెడ్డి గారు దుర్మార్గురా, రక్తం పోయాలరా మీది అని చెప్పేసి మాట్లాడిన సబ్జెక్టు మాట్లాడినరు, సబ్జెక్టు ఇచ్చి మాట్లాడినరు. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఏం కావాలనో అది అడిగింది తప్ప మీలాగా లుచ్చా లఫంగి మాటలు మాట్లాడలేదు, దుర్మార్గులాగా మాట్లాడలేదు, రక్త పిపాసులాగా మాట్లాడలేదు. ఆనాటి నుంచి ఈనాటి దాకా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఉన్న ఏకైక శత్రువు ఎవరంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఈనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को एक तफसीली मकतूब तहरीर करते हुए शाबाद के इंतहाई अफसोसनाक वाक़ये को पुलिस की मुकम्मल और नाहिल नाकामी करार दिया है। उन्होंने अपने ख़त में इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार किया कि जिनसी हरासा करने वाले संगीन मुकदमे के बावजूद मुलजिम को बासानी जमानत मिल गई, जो कि तफ्तीशी अफसरान की संगीन गफलत और लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। पवन कल्याण ने जोर देकर कहा कि हुकूमत को ऐसे घिनौने जराइम में मुलव्वस दरिंदों की जमानत की अदालतों में पूरी ताकत के साथ मुखालफत करनी चाहिए ताकि मुतासिरा खानदानों को इंसाफ मिल सके। उन्होंने मुतालबा किया कि तेलंगाना में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन को मज़ीद सख्त और मुअस्सर बनाया जाए और आइन की दफ़ात के तहत मासूम बच्चों के हुकूक और उनकी ज़िंदगी की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। उनका मज़ीद कहना था कि ऐसे वाक़यात की इत्तला मिलते ही बग़ैर किसी इब्तिदाई ताख़ीर या तफ्तीश के फ़ौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाए और मुतासरीन को बेहतरीन और फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। बिलाशुबा दोनों पड़ोसी रियासतों के आला रहनुमाओं के दरमियान इस ख़त किताबत ने बच्चों और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए एक नई और संजीदा बहस को जन्म दिया है। BRS के सीनियर रहनुमा और काउंसलर दासूजो शरावन कुमार ने हैदराबाद से मरूफ IT कंपनी कागिनीज़नेट के अपने खुसूसी इक्तिसादी जोन्स को विशाखापट्टनम मुंतकिल करने के फैसले पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर संगीन सवालात खड़े किए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कंपनी ने माजी में तेलंगाना हुकूमत के साथ बाकायदा मुआहदा किया था, जिसके तहत अदी भटला और नानक राम गोड़ा जैसे अहम इलाकों में खुसूसी इक्तिसादी जोन्स कायम किए जाने थे, लेकिन अब ये मंसूबे रियासत से बाहर जा रहे हैं। BRS रहनुमा ने मौजूदा इंतज़ामिया को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया कि आखिर ऐसे क्या असबाब पैदा हुए कि एक इतनी बड़ी आलमी कंपनी को तेलंगाना से आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम की तरफ रुख करना पड़ा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत की नाकाम सनती पॉलिसियों और कारोबारी माहौल को बरकरार रखने में कमज़ोरी की वजह से ही तेलंगाना से इतनी बड़ी सरमायाकारी और नौजवानों के रोज़गार के मौक़े दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत को इस हसास मामले पर फौरी तौर पर वजाहत पेश करनी चाहिए ताकि रियासत के नौजवानों में IT शोबे के हवाले से पाए जाने वाले खदशात को दूर किया जा सके।
बिलाशुबा अपोजिशन रहनुमा की इस सख्त तनकीद ने रियासत में सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ और नए रोज़गार के मौक़े पैदा करने के हुकूमती दावों पर एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। This is one of the news items. ఇవాళ ఒకానొక పత్రికలో వచ్చినటువంటి ఒక న్యూస్ ఐటమ్ ఇది. గూగుల్లో కొడితే కూడా మీకు AI and Google will also give you this report. హైదరాబాద్లో సెజ్లకు కాగ్నిజెంట్ కంపెనీ రామ్ అని చెప్పని ఒక టైటిల్ పెడుతూ మనకు మీడియాలో వచ్చినటువంటి ఒక వార్త. లోతుకెళ్ళి చూసినట్టయితే కాగ్నిజెంట్ అనేటువంటి ఒక కంపెనీ దాదాపు 15-20 వేల ఉద్యోగాలను కల్పిస్తూ ఆదిబట్లలో తర్వాత నానక్రామ్ గూడలో 2 SEZలు ఏర్పరుస్తాము అని చెప్పని MOU చేసుకున్న తర్వాత ఇవాళ హైదరాబాద్ను కాదని, నేను ఊరు పేరు అడ్రస్ లేదని అన్నాను, బట్ కంపేర్ టు వాట్ హైదరాబాద్ అండ్ విశాఖపట్నం దర్ ఇస్ మోకాలకు బోడిగుండుకు ముడిపెట్టినట్టు ఉంటుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద IT డెవలప్మెంటు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు, లేకపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ దట్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఫ్లోన్ ఇన్ ఉంటుంది. విశాఖపట్నానికి పోతున్నారు. లోకేష్ గారి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక మంత్రదండం ఏంది, రేవంత్ రెడ్డి దగ్గర లేనిది అని చెప్పురి. హైదరాబాద్లో లేనటువంటి ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏంది, విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి ఒక అట్రాక్షన్ ఏంది. के कारगुजार सदर KT रामा राव की क़ियादत में पार्टी का एक अहम वफ़द मुल्क के दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहुंच गया है, जहां वो मरकज़ी हुकूमत के वज़रा से अहम मुलाकातें करेगा। BRS का ये नुमाइंदा वफ़द मरकज़ी वज़ीर बराए भारी सनत व फौलाद HD कुमारस्वामी से मुलाकात करके आदिलाबाद में वाक़ सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI के बंद कारखाने को दोबारा शुरू करने का पुरजोर मुतालबा करेगा। KTR के हमरा इस वफ़द में राज्यसभा के रुकन विद राजू रविचंदर, साबिक़ वज़ीर जोगोरामना, जॉनसन नाइक और CCI साधना समिति के सरकर्दा रहनुमा भी शामिल हैं, जो इस सनती यूनिट की बहाली के लिए दबाव डालेंगे। BRS रहनुमाओं का मानना है कि इस कारखाने के दोबारा शुरू होने से आदिलाबाद और पसमानदा अज़ला के हज़ारों मकामी नौजवानों को रोज़गार के नए और बेहतर मौक़े मुयस्सर आएंगे और ख़ित्ते की माशी तरक्की तेज़ होगी। ये वफ़द मरकज़ी वज़ीर को इस फैक्ट्री की अहमियत और उसकी बहाली के लिए दरकार बुनियादी ज़रूरियात पर मबनी एक तफसीली याददाश्त भी पेश करेगा, ताकि इस देरीना अवामी मुतालबे को जल्द अज जल्द पूरा किया जा सके। बिलाशुबा BRS के इस अहम और जुर्रतमंदाना सियासी अक़दाम ने आदिलाबाद के अवाम और बंद कारखाने के मुलाज़मीन में रोज़गार की बहाली और माशी बेहतरी की एक नई उम्मीद जगा दी है। हैदराबाद के जोन चारमीनार के नौ मुंतखब और फ़र्ज शनास डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी DCP खरे किरण प्रभाकर ने पुराने शहर के मुख्तलिफ अहम और हसास इलाकों का आधी रात को अचानक दौरा करके सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस अचानक मुआयने के दौरान पुलिस के आला अफसर ने रात के वक्त गश्त करने वाली गाड़ियों, नाकाबंदी और मुख्तलिफ चौराहों पर पुलिस एहलकारों की जानिब से की जाने वाली गाड़ियों की तलाशी की कार्रवाइयों का खुद खड़े होकर बारीक बीनी से मुशाहिदा किया। DCP ने देर रात गए तक काम करने वाले दवाखानों और मेडिकल हाउस का भी दौरा किया और वहां के मालिकान को हिदायत दी कि वो अमन व अमान कायम रखने के लिए पुलिस के साथ पूरा ताउन करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला दें। उन्होंने सड़कों पर फ़र्ज निभाने वाले जवानों को अलर्ट रहने, मुश्तबा अफराद पर कड़ी नज़र रखने और शहरियों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहने की सख्त तरीन हिदायत जारी की, ताकि शहर में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोका जा सके। इस अचानक मुहिम का बुनियादी मकसद पुलिस की मौजूदगी को गली मोहल्लों में ज़्यादा मुअस्सर बनाना, जराइम पेशा अनासर में कानून का खौफ पैदा करना और रात के वक्त सफ़र करने वाले आम शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बेदार करना है। बिलाशुबा पुलिस के इस गैर मुतवक्के और सरगर्म अक़दाम को पुराने शहर के अमन पसंद शहरियों और दुकानदारों की जानिब से काफ़ी सराहा जा रहा है, क्योंकि इससे कानून के नफाज की सूरत हाल मज़ीद मजबूत होगी।
IT हब हैदराबाद के पोश इलाके माधापुर में वाक़े अलिफाउपा सोसाइटी के रामेश्वरम कैफ़े के सामने एक इंतहाई हौलनाक और सनसनीखेज कत्ल की वारदात पेश आई है, जहां 30 साला भास्कर नामी नौजवान को चाकू और लाठियों से वार करके मौत के घाट उतार दिया गया है। मकतूल भास्कर का ताल्लुक जिला वरंगल के ऊपरपली इलाके से था और वो माधापुर के एक होटल में बतौर बावर्ची काम करता था, जिस पर वरंगल की ही रहने वाली 2 बहनों को मोहब्बत के नाम पर मुसलसल हरासा और परेशान करने का संगीन इल्जाम था। लड़कियों के खानदान ने इससे कबल वरंगल महिला थाने में पुलिस शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन काउंसलिंग के बावजूद जब भास्कर की नाज़िबा हरकतें बंद न हुई तो मुतासिरा लड़कियों ने अपने वालिद राजू को इसकी इत्तला दी, जिस पर मकतूल ने उन्हें हैदराबाद आने का चैलेंज दिया था। मुश्तइल होकर राजू ने अपने बिरादर निस्बती कुमार सवामी के हमरा हैदराबाद पहुंचकर बीच सड़क पर भास्कर को घेर लिया और इस पर चाकुओं और लाठियों से वहशियाना हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही हलाक हो गया। इस खूनी वाक़े के फौरन बाद दोनों मुल्जिमान ने जुर्म का एतराफ़ करते हुए माधापुर थाने में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि पुलिस ने नाश को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल करके बाकायदा तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में चलने वाली अराजी और अफसरान की किराए की गाड़ियों के मालिकान ने अपने बकायाजात की अदम अदायगी के खिलाफ सेक्रेटरीट के मीडिया पॉइंट पर जमा होकर एहतजाजी हड़ताल का आगाज कर दिया है। इन मुजाहिरीन का शदीद एहतजाज है कि पिछले 18 महीनों से उनकी गाड़ियों के तकरीबन 170 करोड़ रुपए के बिल्स हुकूमत के पास ज़ेरे इल्तिवा पड़े हैं, जिन्हें ताहाल जारी नहीं किया गया। उन्होंने अपनी मौजूदा माली मुश्किलात का जिक्र करते हुए हुकूमत से अपील की है कि गाड़ियों का माहाना किराया 34,000 रुपये से बढ़ाकर 55,000 रुपये किया जाए, क्योंकि महंगाई बे इंतहा बढ़ चुकी है। इस अचानक एहतजाजी तहरीक के नतीजे में रियासत भर के मुख्तलिफ अजला में चलने वाली 5,000 से जायद किराए की सरकारी गाड़ियां सड़कों से गायब रहीं, जिसकी वजह से कई महकमों के अफसरान को सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुतासिरा मालिकान का कहना है कि बिल्स की अदम अदायगी की वजह से वो गाड़ियों के डीजल, ड्राइवरों की तनख्वाहें, गाड़ियों का सालाना इंश्योरेंस और बैंकों के माहाना इकसात यानी EMI अदा करने से कासिर हैं और शदीद ज़हनी और माली तनाव का शिकार हो चुके हैं। बिलाशुबा इस हड़ताल ने रियासती इंतज़ामिया को हिलाकर रख दिया है और मुजाहिरीन ने वाज़े किया है कि जब तक उनके तमाम जायज़ मुतालिबात पूरे नहीं होते उनका ये एहतजाजी धरना इसी तरह जारी रहेगा। BRS के सीनियर रहनुमा और कुन असेंबली वेमुला प्रशांत रेड्डी की भूख हड़ताल के मकाम पर इस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई, जब पुलिस ने एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए सख्त इक़दामात शुरू कर दिए। धरने में यकजहती का इजहार करने के लिए आने वाले किसानों और ख्वातीन को पुलिस की जानिब से रास्ते में ही रोक कर हिरासत में लेने और थाने मुंतकिल करने पर साबिक वजीर ने सख्त बेरहमी का इजहार किया। प्रशांत रेड्डी ने पुलिस के इस जाबिराना रवैये पर सवाल उठाते हुए पूछा कि शहरियों को पुरअमन तरीके से अपनी हिमायत दर्ज कराने से आखिर किस कानून के तहत रोका जा रहा है। BRS रहनुमा ने बालकोंडा के सब इंस्पेक्टर शीलेंदर की कारकर्दगी और रवैये को आड़े हाथों लेते हुए उन पर बरसर इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी के इशारों पर काम करने और उनका एजेंट बनने का संगीन इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि पुलिस हुक्काम मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के रहनुमाओं को खुश करने के लिए अपने फ़राइज़ और जमहूरी अक़दार को पामाल करके इंतहाई निचली सतह पर उतर आए हैं।
बिलाशुबा इस पुरअमन एहतजाज को दबाने की कोशिशों की वजह से इलाके में सियासी माहौल इंतहाई गर्म हो गया है और पुलिस और हिज़्ब मुखालिफ के हामियों के दरमियान ठन गई है। Mr. S.A., this is not the end. This is not the end. మీడియా ఇదందరూ అంటున్నామా మేము చెప్పడానికి కూర్చున్నాను అంటే మీడియాని దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఎండ్ మిస్టర్ శైలేందర్. ఓపిక కద్దు ఉంచుకోరు కొంచెం లేడీస్ వస్తే ఎందుకు ఆపుతురా మీరు? ఏమైతుందా 90 లేడీస్ వస్తే లేడీస్ పిఎస్ లో తీసుకుపోతారా మీరు? కనుక్కోండి, మీరు కనుక్కోండి. తీసుకోపోలేదు సార్, పంపించినాం. లేడీస్ ఆడవాళ్ళని తీసుకోపోలేదు సార్. లేడీస్ ఏం చేస్తున్నారు? తీసుకోపోలేదు సార్. ఒక్క నిమిషం. లేడీస్ వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు? నన్ను వచ్చినట్టు కలుస్తున్నారు, పోతున్నారు. ఒకటే నిమిషం ఉంటున్నారు కదా, ఎందుకు ఆపాలి మీరు? ఏమిది సార్? మీరు మీది నాది రిలేషన్ బాగుంది, అది పెట్టుకుందాం. వద్దు సార్, వద్దు. रियासत तेलंगाना के जिला मीदुक में पुलिस फोर्स ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावट शुदा और मसनूई दूध तैयार करने वाले एक खतरनाक गिरोह का पर्दाफाश किया है। स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने खुफिया इत्तला मिलने पर नरसापुर मंडल के रेडीपली गांव में वाक़े एक गैर कानूनी डेयरी फार्म और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पर अचानक छापा मारा, जहां ये मुज़र सेहत मसनूई दूध बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने रंगे हाथों कार्रवाई करते हुए मिलावट का धंधा करने वाले अहम मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया, जो केमिकल्स और पाउडर की मदद से जहरीला दूध तैयार करके मार्केट में सप्लाई करते थे। इस छापामार मुहिम के दौरान मौकान वारदात से तकरीबन 150 लीटर तैयार मिलावट शुदा दूध, बड़ी मिकदार में मुज़र सेहत मुक्त पाउडर और मसनूई दूध बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला भारी सामान और दीगर आलात जब्त कर लिए गए। पुलिस ने हिरासत में लिए गए तमाम मुल्जिमान के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उनसे गहराई से तफ्तीश शुरू कर दी है, ताकि इस मकरू धंधे के नेटवर्क का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। बिलाशुबा मासूम शहरियों खुसूसन बच्चों की सेहत के साथ खलवाड़ करने वाले इस कॉन्स्पिरेसी गिरोह की गिरफ्तारी पर मकामी अवाम ने पुलिस के इस मुस्तैद इक़दाम का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी कारकर्दगी को खूब सराहा है। रियासत तेलंगाना के जिला मीचल के गुंडला पोचमपली से ताल्लुक़ रखने वाले 28 साला तेलुगु नौजवान कुंचा उनशूल को अमेरिका के शहर नॉर्थ फिलाडेल्फिया में डाकुओं ने गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसके बाद वहां की पुलिस ने एक 14 साला नाबालिग लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये लर्जा खेज वाकया इस वक्त पेश आया जब उनशूल एडगली स्ट्रीट पर वाक़े एक सुनसान मकान में पिज़्ज़ा की डिलीवरी देने के लिए गए थे कि अचानक वहां मौजूद मुसल्लह नौजवानों ने उन पर हमला कर दिया। मुल्जिमान ने लूटमार की नीयत से उनशूल पर बेदर्दी से फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गए और अस्पताल में इलाज के दौरान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। अमरीकी पुलिस ने इस वहशियाना कत्ल के मुकदमे की गहराई से तफ्तीश करते हुए एक 14 साला लड़के को हिरासत में ले लिया है, जबकि वारदात में मुलव्वस इसके दूसरे फरार साथी की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी गई है। इस दिल दहला देने वाले वाक़ये ने मकतूल के वतन वापस इंतजार करने वाले ख़ानदान और अमरीका में मुकीम तेलुगु बरादरी को शदीद सदमे और गहरे सोग में मुब्तला कर दिया है। बिलाशुबा एक मामूली रकम और मोबाइल फ़ोन की लूटमार के लिए एक मेहनती और मासूम नौजवान का इस तरह कत्ल होना बेउनमुख मुकीम तलबा और तारकीन वतन के तहफ़्फ़ुज़ पर दोबारा तशवीशनाक सवालात खड़े कर रहा है।
अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स के कस्बे ऑरेंज में वाक़ एक मशहूर स्काई डाइविंग सेंटर में पैराशूट के तवाज़ुन खो जाने के नतीजे में 28 साला तेलुगु नौजवान गुडम मनीचंदर तीजा की अलमनाक मौत वाक़ हो गई है। अन्य शाहिदीन और इंतज़ामिया के मुताबिक जब वो फिज़ा से नीचे की तरफ उतर रहे थे तो अचानक तेज़ रफ्तार हुआ के झोंकों की वजह से उनका पैराशूट काबू से बाहर हो गया, जिसके बाद वो तकरीबन 30 फुट की बुलंदी से इंतहाई खौफनाक तरीके से ज़मीन पर गिर गए। इस हादसे में उन्हें शदीद अंदरूनी और मादी चोटें आईं, जिसके फ़ौरन बाद उन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके और डॉक्टरों की अनथक कोशिशों के बावजूद दम तोड़ गए। मकतूल नौजवान ने हाल ही में अमेरिका की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की तालीम मुकम्मल की थी और अभी चंद ही दिन कबल वो एक मोतबर कंपनी में मुलाजमत पर फाइज हुए थे, जिसकी वजह से उनका मुस्तकबिल इंतहाई रोशन नजर आ रहा था। उनके वालिदैन बुनियादी तौर पर विजयवाड़ा के रहने वाले हैं, जो अपने बेटे के तालीमी अखराजात और बेहतर मुस्तकबिल की खातिर हैदराबाद मुंतकिल हो गए थे और वही मुस्तकिल तौर पर सुकूनत पजीर हैं। इस गैर मुतवक्के और दिल दहला देने वाले हादसे ने मकतूल के वालिदैन, रिश्तेदारों और अमेरिका में मुकीम तेलुगु तारकीन वतन के हलकों को गहरे सदमे, यास और नाकाबिले तलाफी सोग में मुब्तला कर दिया है।